हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कैसे हो आप सब और कैसा गया एग्जाम आप लोगों का? पहला एग्जाम का अनुभव आपका कैसा रहा बताइएगा जरूर आप लोग। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बातें करूं तो आसान क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को परेशान किया होगा। और ओवरऑल में बातें करूं पूरा बॉटनी, जूलॉजी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक का, तो मुझे पेपर लगा बहुत अच्छा बैलेंस था। आपको बनने लायक क्वेश्चन था, अच्छा खासा मार्क्स आपको आ रहा होगा। देखिए अभी जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। देखिएगा सबसे पहले जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये तो आप लोगों को दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन से। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन वाले टॉपिक में भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए सिंपल कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट sp3 sp2 sp2 sp sp। बहुत सिंपल है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों आपको पता है जब 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3 होगा, यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2 होगा। जिस कार्बन के अबाउट 1 पाई बॉन्ड होता है वहां sp2 होता है, यहां पे sp sp होता है। हो गया sp3 sp2 sp2 sp sp, आंसर हो गया 1। यहां पे देखोगे तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट sp3 होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट sp होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट sp होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट sp2 होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट sp2 होता है। सो सिंपल। सिंगल बॉन्ड के अबाउट sp3 होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट sp3 होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट sp3 होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट sp3 होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट sp2 होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट sp2 होता है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं सबका हाइब्रिडेशन, यानी कि आपको 57 का आंसर हो जाएगा 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोगों को दिया है ये रेजोनेंस टॉपिक से दिया है। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव, क्या नहीं होनी चाहिए। उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं रेजोनेंस। जैसे कि आप लोग देखोगे बच्चों, यहां पे एक सिंपल ले लेता हूं, मान लो विनाइल अल्कोहल। अगर इसमें आप करते हो रेजोनेंस तो OH होता है डोनर, ये OH होता है डोनर, ये होता है एक्सेप्टर। आप देखोगे इसके केस में बन जाएगा CH2 माइनस और CH, डबल बॉन्ड O के साथ H और 3 बॉन्ड हो गया तो प्लस। सबसे पहले कह रहा है कि आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम, आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम बिल्कुल होना चाहिए। ये जबकि कह रहा है कि नॉट हैव, नहीं होना चाहिए, तो यहां पे आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम होना चाहिए। जो एटम ग्रुप जहां है वो फिक्स होना चाहिए। आपको मैंने बताया था रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होना चाहिए और अदर एटम ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। यहां भी CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH, यहां भी CH, यहां भी OH, यहां भी OH, सब कुछ फिक्स है। तो आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम होना ही चाहिए, बस पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होना चाहिए। ये यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नियरली द सेम एनर्जी कंटेंट। बच्चों जो भी यहां पे बनता है रेजोनेंस करने के बाद कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका हम लोग कहते हैं कि जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका एनर्जी तो कम होता है, जो कम स्टेबल है उसका एनर्जी हाई होता है। लेकिन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये अलग बात है, इसका एनर्जी यहां पे ज्यादा होगा क्योंकि ये कम स्टेबल है, इसका एनर्जी कम होगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है तो ये मोर स्टेबल है, तो इसका एनर्जी लो होगा। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एनर्जी का, इसलिए यहां पे नियरली द सेम एनर्जी कह रहा है। नियरली द सेम एनर्जी होता है जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है वो उसके बीच में, यानी कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो भी बनेगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसमें एनर्जी का डिफरेंस जरूर होगा। और हम लोग कहेंगे कि एनर्जी जो होगा यानी कि मॉलिक्यूलर एनर्जी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के, यानी जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका एनर्जी कम होगा, जो कम स्टेबल होगा उसका एनर्जी हाई होगा, लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा एनर्जी के डिफरेंस का। ठीक है, उसके बाद सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन है दोनों में कॉमन होगा। जैसे यहां देखो, यहां भी है 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहां एक पाई बॉन्ड, यहां पे एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां चलाया। तो बच्चों जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें है उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। तो जो भी होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर उसमें बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिला करके जो भी यहां पे नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का दोनों में कॉमन होगा। आपको जितना यहां पे बॉन्ड है आप काउंट कर सकते हो, और जितना यहां पे आपको पता है एक लोन पेयर गया है रेजोनेंस में, यहां पे बच चुका है एक लोन पेयर, और एक नेगेटिव चार्ज का काउंट करिएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आप काउंट करो इसका इलेक्ट्रॉन
टोटल काउंट करो इसका इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला करके जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों में कॉमन होता है, सेम होता है। इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कभी जाता थोड़ी है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह डीलोकलाइज होता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चला गया। इलेक्ट्रॉन यहां पे घटता बढ़ता नहीं है। वही कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, लेकिन आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होता है। आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होता है। यहां देखिए, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में है पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। यहां पे CH सिंगल बॉन्ड OH है, यहां CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस है, यहां CH डबल बॉन्ड CH है, यहां CH डबल बॉन्ड OH प्लस है। क्या यहां बॉन्डिंग सेम है? बिल्कुल नहीं है। यहां पे बॉन्डिंग हो गया डिफरेंट, तो आप कहोगे कि आइडेंटिकल बॉन्डिंग यहां पे नहीं होना चाहिए। वही आपको पूछ रहा है, नोट हैव। बच्चों, आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम ग्रुप बिल्कुल है। यहां पे एटम ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होता है, नियरली सेम एनर्जी होता है, लगभग सेम होता है। उसके बाद कहते हैं कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं गया नहीं है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, बस आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होता है। इसलिए आपको यहां पे देखना होगा 58 का आंसर हो जाएगा 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म से लिया गया है, और ये इसको मैंने आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाया था, आपको कॉपी में मिल जाएगा, क्लास नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, देख लीजिएगा जाकर के कि हाउ मेनी एसाइक्लिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H10O। बच्चों, आपको पता है अगर आप C4H10O का IHD का वैल्यू निकालोगे, आपको पता है कि इसका IHD का जो वैल्यू होगा, तो ऑक्सीजन को इग्नोर किया जाता है, तो ऑक्सीजन को इग्नोर करने के बाद आप C4H10 को निकालोगे, तो आपको पता है कि कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए 10 है। कितना? 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी IHD का वैल्यू कितना आ गया? 0। और जब C4H10O का IHD का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब यहां पे किसी प्रकार का कोई रिंग नहीं बनेगा, किसी प्रकार का कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। यहां पे हम लोग कहेंगे जो भी बनेगा सबके सब सैचुरेटेड बनेगा। और जब एक ऑक्सीजन है और किसी प्रकार का कोई IHD का वैल्यू नहीं आया है, इसका मतलब वहां पे एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। यहां या तो अल्कोहल बनेगा, नहीं तो ईथर बनेगा। देखिए क्या क्या बनेगा, मैं बताता हूं आप लोगों को। एक सबसे पहले इसके केस में बनने वाला है, वो बनने वाला है इसके केस में 1 ब्यूटेनॉल। देखोगे एक बन जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। सेकेंड इसका बना दीजिए आप पोजिशनल आइसोमर्स, वो बन जाएगा इसके केस में 2 ब्यूटेनॉल। थर्ड बना दीजिए इसका चेन आइसोमर्स, और ये बन जाएगा इसके केस में आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और उसके बाद 4 इसका बना दीजिए आप पोजिशनल आइसोमर्स, और वो बनता है बच्चों यहां पे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बिल्कुल, ये 4 बनेगा, पहले अल्कोहल, 4 अल्कोहल बनेगा, अब अल्कोहल नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए अब क्या बनेगा, अब बनेगा ईथर। एक बन जाएगा इसके केस में 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। उसके बाद इसका बना दीजिए आप टोटोमर्स, तो टोटोमर्स बनाइएगा, तो एक बन जाएगा इसके केस में इथॉक्सी इथेन, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद एक जो बनेगा 7वां नंबर, वो बन जाएगा इसका 5 का पोजिशनल आइसोमर्स, यानी कि 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब देख लो ना, ये 7 हो गया कि नहीं हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा 7। तो C4H10O का ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आंसर हो जाएगा 7। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है, ये एक हंस डिकर रिएक्शन है बच्चों। कौन सा रिएक्शन है? हंस डिकर रिएक्शन है। आप जानते होंगे कि हंस डिकर रिएक्शन क्या होता है, कि जब हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट होता है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट होता है, इस सिल्वर कार्बोक्सिलेट का जब हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी को कहते हैं बच्चों हंस डिकर रिएक्शन। यहां पे होता है डीकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन होता है। सबसे ज्यादा जो सिलेक्टिव होता है हेलोजिनेशन के लिए, मैं आपको बता चुका हूं, सबसे ज्यादा सिलेक्टिव कौन होता है? Br2 होता है। यहां पे CO2 बन के बाहर, R जो है, इस R के साथ Br2 का Br जोड़ोगे, यानी कि बनता है RBr, और यहां से निकल जाता है CO2 गैस, और साथ में यहाँ पे Ag और एक जो Br बच गया वो मिलके बाहर हो जाता है, यहाँ पे बाहर होता है AgBr। यानी कि अगर आप सिल्वर कार्बोक्सिलेट का, ये सिल्वर कार्बोनेट है, यही लिखा हुआ RCO2Ag, यही है।
इसके लिए मोर सिलेक्टिव जो होता है हेलोजनेशन करने के लिए वो होता है बच्चों Br2 होता है। डायरेक्ट इसको याद रखो कि मोर सिलेक्टिव जो होता है वो होता है यहां पे Br2। आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। ओके, तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी किसी सिल्वर कार्बोनेट को Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे ये CO2 बन के बाहर हो जाएगा। R के जगह पे जो भी होगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी होगा उसके साथ एक Br ऐड हो जाता है, बनता है कोरोस्पोंडिंग एल्काइल ब्रोमाइड। जितने कार्बन का सिल्वर कार्बोनेट होगा उससे कम कार्बन का बनता है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड और साथ में CO2 निकलेगा और AgBr यहां से बाहर होगा। तो मोर सिलेक्टिव जो होता है यहाँ पे वो होता है Br2। अब देखिए नेक्स्ट आपको जो 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन। आपको यहां से कहा क्या जा रहा है, एडिशन ऑफ HBr गिव्स सेम प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड व्हेन एल्कीन इज। बच्चों आपको पता होगा कि जब भी हम लोग एल्कीन का रिएक्शन, अगर नहीं पता है तो लिखिए कॉपी में ध्यान से, अगर किसी एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब पेरोक्साइड नहीं होता है। अगर पेरोक्साइड नहीं होता है वहां होता है मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लगता है मार्कोवनिक-ऑप्स रूल। और अगर कहीं पे एल्कीन का रिएक्शन होता है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो वहां होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और वहां लगता है एंटी मार्कोनिक-ऑप्स रूल। तो बच्चों यहां पे कह रहा है कि कहां पे मार्कोनिक-ऑप्स रूल और एंटी मार्कोनिक-ऑप्स रूल दोनों फेल हो जाएगा, मतलब वहां पे दो अलग अलग टाइप्स के वहां पे कार्बन नहीं है। जैसे कि देखो यहां पे 1 ब्यूटीन दिया हुआ है, तो बच्चों अगर आप 1 ब्यूटीन का रिएक्शन करवाते हो कुछ इस प्रकार से देखोगे, CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन अगर आप करवाते हो HBr के साथ, अगर मान लो कि यहां पे HBr के साथ पेरोक्साइड नहीं है और एक में पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो अगर आपको पता है कि पेरोक्साइड दिया हुआ है तो यहां पे होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और लगता है इसके केस में एंटी मार्कोनिक-ऑप्स रूल। ओके, और जब आपको पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है तो यहां पे होता है मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लगता है मार्कोनिक-ऑप्स रूल। चूंकि यहां पे 2 H है, यहां 1 H है, दोनों कार्बन अलग अलग है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक-ऑप्स रूल नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है। यानी कि हम लोग सबसे पहले कहने वाले हैं बच्चों कि अगर आपको पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है तो ये बनेगा, और अगर पेरोक्साइड दिया हुआ है तो एंटी मार्कोनिक-ऑप्स रूल के मुताबिक Br वहां जाएगा जहां पे H का संख्या ज्यादा है, यहां पे तो अलग बन गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है मेरे को आइसोब्यूटेन, तो देखते हैं कि आइसोब्यूटेन में 2 अलग प्रकार का कार्बन है कि नहीं है। देखिए तो आइसोब्यूटेन एक्चुअल में हम लोग किसको कहते हैं, आइसोब्यूटेन का मतलब होता है बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहां भी देखते हैं ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, मतलब मार्कोनिक-ऑप्स रूल और एंटी मार्कोनिक-ऑप्स रूल दोनों लगेगा। और यहां पे हम लोग कहेंगे कि अगर आपको दिया हुआ है यहां पे HBr लेकिन पेरोक्साइड नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो वहां पे आपको पता है मार्कोनिक-ऑप्स रूल लगेगा। मार्कोनिक-ऑप्स रूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है। यहां तो जहां मिथाइल है वहां H है ही नहीं, इसका मतलब यहां पे जाएगा ब्रोमीन। और H प्लस पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। ये हुआ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक-ऑप्स रूल, बिल्कुल ये हुआ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक-ऑप्स रूल कि नेगेटिव पार्ट वहां गया जहां H का संख्या कम है या है ही नहीं, पॉजिटिव पार्ट वहां गया जहां H का संख्या ज्यादा है। लेकिन पेरोक्साइड जब गिवन हो तो वहां लगता है एंटी मार्कोनिक-ऑप्स रूल। तो एंटी मार्कोनिक-ऑप्स रूल के मुताबिक बच्चों आप यहां पे करोगे कि इसके केस में हम लोग कहेंगे कि Br वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो जहां H का संख्या ज्यादा है वहां पे जाएगा Br, यानी कि नेगेटिव पार्ट, इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिक-ऑप्स रूल। देखो अलग बना कि नहीं बना, बिल्कुल जो ये है वो ये नहीं है, आपको अलग अलग बना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको कह रहा है कि थर्ड ऑप्शन में 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेन। तो 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेन कहने का मतलब है CH3 एंड डबल बॉन्ड के साथ C है और CH3 के साथ CH3 है। बच्चों जो ये कार्बन है वही ये कार्बन है ना,
दोनों कार्बन में कोई अंतर है क्या? नहीं है, दोनों में दो दो मिथाइल है और दोनों में से किसी में भी H नहीं है, यानी कि चाहे आप लगाओ यहां पे पेरोक्साइड, चाहे पेरोक्साइड नहीं है, आपको जहां मन है वहां जोड़ सकते हो H को, जहां मन वहां जोड़ सकते हो Br को, दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, कोई अंतर ही नहीं है। तो दोनों ही केस में मान लो कि यहां पे ब्रोमीन को हमने जोड़ दिया और यहां पे हमने H को जोड़ दिया, कोई नहीं रोक सकता है। आप कहोगे कि जब यहां पे दोनों कार्बन ही आइडेंटिकल है, दोनों में सबस्टिट्यूएंट का संख्या सेम है और दोनों में यहां पे हम लोग कहते हैं कि H नहीं है, इसका मतलब दोनों में जो प्रोडक्ट यहां से बनने वाला है वो आइडेंटिकल बनेगा, क्योंकि दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम है। समझे बातों को? कुछ समझ गए ना? अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको कह रहा है प्रोपीन। तो प्रोपीन में देखोगे बच्चों, तो प्रोपीन में भी कार्बन क्या है? अलग अलग है। आप देखो ना, यहां पे 2 H है, यहां पे 1 H है, तो प्रोपीन में भी अलग अलग कार्बन होता है। तो जहां कार्बन सेम हो जाएगा वहां पे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में और पेरोक्साइड के अब्सेंस में सेम बनेगा प्रोडक्ट, और जहां पे दोनों कार्बन अलग अलग होगा वहां अलग अलग बनेगा। तो यहां पे लगेगा मार्कोनी कैप्सूल। अब मार्कोनी कैप्सूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या कम है, यानी कि CH3, CHBr एंड H+, यानी कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है। और अगर आपको पेरोक्साइड मेंशन है तब तो होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, लगता है एंटी मार्कोनी कैप्सूल। तो एंटी मार्कोनी कैप्सूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या ज्यादा है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां H का संख्या कम है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, अलग अलग बना कि नहीं बना? क्या आपने क्वेश्चन को समझा कि नहीं समझा? जहां पे डिफरेंट टाइप के कार्बन थे, दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसके बीच में था वो अलग कार्बन था, तो वहां पे अलग अलग बना प्रोडक्ट। जहां पे सेम था कार्बन दोनों, वहां पे कहते हैं कि सेम बना प्रोडक्ट, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 72 का वो हो जाएगा थर्ड, और 71 का तो Br2 होगा। हेलोजनेशन करने में मोर सिलेक्टिव जो होता है वो Br2 होता है, उसी को कहते हैं हंस डिकर रिएक्शन कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से दिया हुआ है एक हंस डिकर रिएक्शन का, और ईमानदारी से मैं आपको बात बताऊं क्या, ये हंस डिकर रिएक्शन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पूछता है और आप देखोगे कभी भी आपको पूछा भी नहीं है और ना ही पूछेगा नीट एग्जाम में। तो मैक्सिमम यील्ड ऑफ फॉलोइंग एल्काइल ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड बाय बोरोडेन हंस डिकर रिएक्शन। जानते हो, आपको ध्यान रखना है इसके केस में कि जहां कहीं भी आप लोगों को सिल्वर कार्बोजिलेट का रिएक्शन अगर आपको Br2 के साथ देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, हीट करता है, तो यही यहां पे टूटता है और टूटने के बाद यहां पे जो है ना यही फॉर्मेशन करता है इसके केस में RBr। एक्चुअल में यहां पे रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, RBr और CO2 बाहर होता है और AgBr हो जाता है। और अगर मैं इसमें रिएक्टिविटी की बातें करूं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है जहां पे होगा आपको प्राइमरी एल्काइल। ये R के जगह पे अगर प्राइमरी होगा ना, प्राइमरी एल्काइल होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है इसके केस में हंस डिकर रिएक्शन में। अब इसका मैकेनिज्म में मैं नहीं जाऊंगा, मैकेनिज्म बहुत लंबा चौड़ा है, उसके लिए अलग से लेक्चर लगता है और ना ही पढ़ने की जरूरत है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। डायरेक्ट ध्यान रखोगे रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और यहां तो ये ब्रोमोबेंजीन है, इसका तो लोन पेयर यहां पे कंजुगेटेड है, इसका तो कंजुगेटेड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में, ये रिएक्शन में नहीं जाएगा। ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है इस मेथड से। तो हंस डिकर रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन होता है, जिसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है यहां R के जगह पर अगर प्राइमरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, इसलिए प्राइमरी वाला आपको दिख रहा है यही एल्काइल हैलाइड है। आंसर होगा इसका फर्स्ट, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, इसमें तो रिएक्शन होगा ही नहीं। इस तरीके से इसका आंसर हम लोग कहेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होगा, प्राइमरी वाले का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है हंस डिकर रिएक्शन में। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आप अच्छे तरीके से क्लास नोट्स को समझे हैं तो। देखिएगा इसको क्या कह रहा है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स E1 और E2 रिएक्शन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके, क्योंकि आपको बताया हुआ है चाहे SN1 हो, चाहे E1 हो, चाहे E2 हो, तीनों का रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मात्र एक SN2 ऐसा होता है जहां 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है। तो SN2 का होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और E1, E2 और SN1 का होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है E1 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। बच्चों, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहने का मतलब हुआ कोई एक खास प्रकार का वहां रिएक्शन होगा।
जैसे कि आप लोगों को पता है E2 पाथवे जो होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, क्योंकि E2 में होता है सिर्फ और सिर्फ एंटी इलिमिनेशन होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ब्रोमीन निकल रहा है यानी कि हेलोजन निकल रहा है अगर डार्क लाइन से, तो बगल वाले कार्बन से जो निकलेगा हाइड्रोजन वो निकलेगा ब्रोकन लाइन से, यानी अपोजिट डायरेक्शन से निकलता है। तो E2 के केस में कहा है कि चूंकि हेलोजन का निकलना और हाइड्रोजन का निकलना साइमल्टेनियसली होता है तो सेम साइड से नहीं निकल सकता है क्योंकि वहां रिपल्सन होता है। तो E2 में कहा है आप लोगों को कि सिन एलिमिनेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एंटी होता है। कोई खास एक ही प्रकार का रिएक्शन होता है, उसी को कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो सिर्फ स्टीरियो स्पेसिफिक यहां पे E2 हो सकता है। E1 में क्या होता है कि पहले हेलोजन निकल जाता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनने के बाद जाता है बेस H+ को पिक करने के लिए। तो E1 में सिन और एंटी दोनों हो सकता है कि जिस डायरेक्शन से निकला है हेलोजन उस डायरेक्शन से भी जा सकता है बेस H+ को पिक करने के लिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन से भी जा सकता है। तो E1 में आपको लिखाया था मैंने क्लास में, E1 में सिन और एंटी दोनों हो सकता है क्योंकि वहां कार्बोकैटायन बनता है, जबकि E2 में सिर्फ और सिर्फ एंटी होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक होता है E2। E1 नहीं होता है क्योंकि वहां पे E2 में सिर्फ और सिर्फ एंटी हो सकता है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, जबकि E1 में हम लोग कहते हैं कि सिन और एंटी दोनों हो सकता है। तो बच्चों ये E1 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक गलत है, ये करेक्ट नहीं है। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज ट्रांस एलिमिनेशन। बच्चों ट्रांस एलिमिनेशन का मतलब हुआ एंटी एलिमिनेशन, और आपको बताया था ना जब भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन एल्कोहलिक मीडियम, वहां पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है E2 पाथवे से। और मैंने कहा ना E2 पाथवे में हेलोजन का निकलना और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन का निकलना साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ होता है, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में एंटी एलिमिनेशन होता है। उसी एंटी एलिमिनेशन को यहां पे लिखा हुआ है ट्रांस एलिमिनेशन, बिल्कुल सही है। और उसके बाद लिखा हुआ है E1 एंड SN1 रिएक्शन आर कॉम्पिटिटिव। आपको पता है कि E1 में भी बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट और SN1 में भी बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था E1 कंपीट विथ SN1 और SN2 और E2 दोनों होता है ट्रांजिशन स्टेट से। और आप जानते हो कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वही स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए बच्चों आपको लिखाया था SN2 compete with E2, बिल्कुल SN2 compete with E2 और SN1 compete with E1, इसलिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनकरेक्ट है, आपको सेकंड ऑप्शन तो पूछ रहा है वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सेकंड होगा क्योंकि वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे दोनों प्रकार का रिएक्शन हो सकता है, सिन और एंटी दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन का कोई केस है नहीं, पहले लिविंग ग्रुप निकल चुका है, कार्बोकैटायन बनने के बाद बेस जाएगा H+ को पिक करने के लिए, तो दोनों हो सकता है। लेकिन E2 में सिर्फ और सिर्फ होता है एंटी, इसलिए उसको कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाया होगा सही से, बिल्कुल एकदम बनाया होगा, क्योंकि एक ही तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आपको एक ही आपको आंसर आ रहा है, फर्स्ट आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट, ये तो क्लियर है। यहाँ पे डबल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब दिखाता हूं ये होगा कैसे। बच्चों आपको कह रहा है 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अगर आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, आप क्या करिए, एल्कोहलिक KOH यानी एल्कोहलिक मीडियम में NaOH या KOH लेकर के हीट करिए। आपको पता है कि यहां से होता है E2 पाथवे, ठीक है। तो जितने हेलोजन है सबको यहां पे आप रिप्लेस करिए तो बन जाएगा कंजुगेटेड प्रोडक्ट। तो यहां से हम लोग 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, 2 मॉलिक्यूल यहां पे यूज करेंगे। आप अगर यहां से ब्रोमीन को निकालेंगे तो जस्ट बगल वाले कार्बन से H+ को निकालेंगे, और अगर आप यहां से ब्रोमीन को निकालेंगे तो इसके बगल वाला कार्बन ये है, यहां से H+ को निकालेंगे। और जैसा ही ऐसा करोगे ना बच्चों तो बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। यहां पाई बॉन्ड और यहां पाई बॉन्ड, आप यहां से ब्रोमीन यहां से H+ नहीं निकाल दीजिएगा, नहीं तो कंटिन्यूअस बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड जो रिंग के अंदर होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए हम लोग यहां पे बना देते हैं कंजुगेटेड एल्कीन इस तरीके से, और बाहर हो जाएगा यहाँ पे OH माइनस H+ को पिक करेगा, बाहर हो जाएगा वाटर। इस तरीके से जब 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन को अगर आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, बनता है इस तरीके से कंजुगेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जरूर आपने बनाया होगा, बहुत आसान है। देखो
इसमें से कहा जा रहा है कि एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड ड्यू टू। तो बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए एराइल हैलाइड का मतलब हो गया कि हेलोजन्स अटैच्ड होगा रिंग से इस प्रकार से, और एल्काइल हैलाइड का मतलब ये हो गया। आप देखोगे तो यहां पे कहते हैं लोन पेयर सिंगल डबल, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, यानी कि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है न्यूक्लियोफाइल के लिए, जबकि यहां पे होता है कंप्लीट सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे साफ हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बन, ये सब नहीं है, कार्बोकैटायन यहां नहीं बनता है। इसके केस में हम लोग कहेंगे कि इसमें ये सब रीजन जो है ना, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते भी हो तो कार्बो एनाइन बनता है, और अगर आप कराते हो यहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शन, तो आपको पता है कि SN1 या SN2 रिएक्शन यहाँ पे होता ही नहीं है, तो कार्बोकैटायन वगैरह बनाने की कोई बात ही नहीं होती है। लोंगर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, जो शॉर्टर होता है इसके केस में वो तो गया काम से, और इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह वीकर इफेक्ट होता है, आंसर नहीं होगा यहाँ पे। मोर हमारा जो आंसर होगा सिलेक्टिव वो होगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है न्यूक्लियोफाइल के लिए। आंसर होगा इसका हम लोगों का सेकंड। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर से लिया गया है। देखोगे बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, आपको यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल नंबर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना पड़ेगा। अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 + 2 + 5 ज्यादा संख्या आ जाता है। आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर से नंबरिंग करना पड़ेगा, आपको क्लोरीन से नंबर करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 पे आएगा, 1 + 2 3 हो गया, अब +4 यहां पे हो गया इसके केस में 7। आप यहां पे इसका नाम जो कहोगे 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, आंसर होगा इसका 1। या फिर अगर आप टॉलिन इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप नंबरिंग यहां से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 क्लोरो 3 नाइट्रो टॉलिन। अगर आप कॉमन नेम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो मिथाइल का तो टॉलिन कहेंगे, तो 1 यहां से नंबरिंग करेंगे अगर कॉमन नेम लेते हैं तब, तो 1 2 3 4 क्लोरो 3 नाइट्रो टॉलिन ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका कॉमन नेम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, आप इसका जो है प्रीफिक्स इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तब बेंजीन लिखोगे लास्ट में। लेकिन आप नंबरिंग जो करोगे अकॉर्डिंग टू लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो क्लोरीन को यहां पे हम लोग नंबरिंग 1 देंगे, क्योंकि इधर से 1 + 2 + 4 कम संख्या आता है, और कहीं से करेंगे ज्यादा संख्या उसका सम का आता है। ओवरऑल सबस्टिट्यूएंट के पोजीशन का सम लोएस्ट जिधर से आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इधर से होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, आंसर हो जाएगा 77 का 1। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ESR से लिया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों जो हेलोजनेशन पढ़ा था ना वही है बच्चों। कह रहा है एक कंपाउंड X विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8। C7H8 कहने का मतलब हो गया मेरा, आप देखोगे यहां पे हो गया इसका मतलब टॉलिन। टॉलिन हो गया बच्चों, यहां पे हो गया इसके केस में देखो C7 है ना, और H8 1 2 3 4 5 और 3 8। इसका रिएक्शन करवाना है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। आपको अच्छे तरीके से मालूम है ना कि अगर आप Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, यहां पे होता है इसके केस में ESR रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है Cl+। और आपको अच्छे तरीके से मालूम है ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ना, ये मिथाइल ग्रुप जो होता है बच्चों, ये होता है यहाँ पे रिंग एक्टिवेटर होता है, और ये जो होता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जो एल्काइल होता है वो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है, यानी Cl+ कहां जाएगा, ऑर्थो एंड पारा पे जाएगा, बात खत्म। यानी कि या तो ऑर्थो पे जाएगा नहीं तो पारा पे जाएगा, और आप कहोगे इसके केस में जो मेजर होने वाला है वो मेजर होगा पारा वाला, माइनर हो जाएगा यहाँ पे ऑर्थो वाला। और कोई हमको आंसर होते हुए यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, जरूर आप लोगों ने सभी कोई बनाया होगा। यहाँ पे ESR होगा, FeCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, जो कि यहाँ से Cl- को निकाल करके Cl+ जनरेट करेगा, और वो Cl+ ऑर्थो एंड पारा पे अटैक करेगा। पारा वाला होगा यहाँ पे मेजर, ऑर्थो वाला माइनर, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होता है रिंग एक्टिवेटर होता है ESR में, और ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। इसका आंसर होगा बच्चों फर्स्ट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों को जो दिया हुआ है नोमेनक्लेचर से दिया हुआ है, देख सकते हो आप, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। बच्चों आपको पता है ये सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे सीनियर कौन है, सबसे सीनियर है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिंग का
जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है नंबरिंग यहीं से होगा और उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा लोएस्ट नंबर। इधर से 2 पे कुछ नहीं है, इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे 2, 3, 4 एंड 5। जो सब आ गया यहां पे जूनियर के रूप में उसका लिखाता है प्रीफिक्स, जूनियर का लिखाता है प्रीफिक्स। तो एल्डिहाइड का होता है फॉर्माइल, एल्कोहल का होता है प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी और इसका तो लिखते हैं ऑक्जो। अब आप देखो यहां पे कौन सा होगा, 4 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी, गलत हो गया, 3 हाइड्रोक्सी है नहीं, 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बोक्सी, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। 4 फॉर्माइल, ठीक है बिल्कुल 4 फॉर्माइल है, 5 हाइड्रोक्सी बिल्कुल सही है, 2 ऑक्जो बिल्कुल सही है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल सही है। आंसर होगा इसका बच्चों थर्ड। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको एलिसाइक्लिक रिंग साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन से अटैच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसको हम लोग लिखते हैं साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एल्डिहाइड अटैच्ड होता है, सीनियर अगर होता है एल्डिहाइड तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इस प्रकार से लिखते हैं। यहां पे साइक्लोहेक्सानोइक एसिड नहीं लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने पढ़ा है 2 कार्बोक्सी 5 फॉर्माइल, ये तो गलत है। यहां पे 4 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी। जब एल्डिहाइड जूनियर होता है तो उसको फॉर्माइल लिखते हैं, एल्कोहल जूनियर है हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं और इसका 2 ऑक्जो लिखते हैं और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसका आंसर आप देख सकते हो बच्चों थर्ड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको पूछा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन एज। आप अच्छे तरीके से जानते होगा ना कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है यहां पे बेंजाइल, उसके बाद आप कह सकते हो एलाइल, उसके बाद होता है मिथाइल कार्बेनाइन, उसके बाद होता है 1 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री और सबसे कम स्टेबल होता है 3 डिग्री। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वो है यहाँ पे बेंजाइल। उसके बाद ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, है ना, ये है सेकेंडरी और ये है टर्सरी। तो आप जानते हो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन एनाइन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I-M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+M। ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे 1 मिथाइल का +I लग रहा है, यहां पे 2 मिथाइल का +I लग रहा है, यहां 3 मिथाइल का +I लग रहा है। तो जैसे जैसे +I का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है कार्बन एनाइन का स्टेबिलिटी घटते जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और सबसे कम स्टेबल होगा 1, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 2। बहुत ही सिंपल है, बन गया ना आप लोगों से। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया हुआ है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग रह गया है, पाई बॉन्ड यहां पे लिखना भूल गया है, ठीक है, पाई बॉन्ड यहां पे छूट गया है। तो आप अगर एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ यहां पे करोगे तो पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। इट फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट इज द कार्बोकैटायन CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, गलत है बच्चों क्योंकि यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा ना, तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा एक्चुअल में, और हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे आप लोग करोगे तो 1 to H- शिफ्ट जब आप करोगे यहां से H- यहां जाएगा, ये कार्बोकैटायन यहां पे लेस स्टेबल है बच्चों। अब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जो बनने वाला है वो C+ यहां पे बनेगा और यहां पे हो जाएगा CH2, तो ये बनेगा एक्चुअल में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो वो जो कह रहा है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट कह रहा है कि द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट इज द कार्बोकैटायन, ये वाला। पहले H+, पहले देखो, पहले H+ यहां जाएगा, H+ यहां जाएगा, कार्बोकैटायन यहां बनेगा, अब फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन टर्सरी बनेगा। उसके बाद कह रहा है फाइनल प्रोडक्ट एज, ये बनेगा बिल्कुल, क्योंकि जब आपको ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया बच्चों तो इसी के ऊपर अटैक करेगा Br-। जब Br- अटैक करेगा आप देख सकते हो यहां पे फॉर्मेशन कर देगा C के साथ Br और CH3 और फिर यहां पे हो जाएगा CH2 के साथ CH3। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर बनेगा मेजर प्रोडक्ट, वही आपको लिखा हुआ है CH3 का होल 2 CBr CH2 CH3, ये बनेगा इसमें। इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, आप देख रहे हो पेरोक्साइड दे दिया मतलब एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन, प्रोडक्ट एज CH3 का होल 2 CH3 का होल 2 CH
CH2 और CH2Br, यानी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे H का संख्या ज्यादा है, वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कार्बोकैटायन वहां नहीं बनता है। अगर आपको पेरोक्साइड दिया हुआ है, कोई भी पेरोक्साइड, चाहे एसिटाइल पेरोक्साइड चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड, वहां पे मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहीं पे डायरेक्ट जहां H का संख्या ज्यादा है वहां पे जाएगा ब्रोमीन, और जहां H का संख्या कम है वहां पे जाएगा हाइड्रोजन। ये बिल्कुल सही है। आप कहोगे यहां पे जो थर्ड है वो करेक्ट है, 4 जो है करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड है, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ये नहीं, ये रीअरेंजमेंट करने के बाद, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ये उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ है ना, वो एक सेंटरमेयर रिएक्शन है, आप लोगों ने पक्का बनाया होगा ना। सेंटरमेयर रिएक्शन यहां पे दिया हुआ है, देखो, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये तो आपको कहानी सुनाया है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन उसके बाद है कि जब एनोलिन का रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 + HCl, वहां पे आपको क्वेश्चन लिख दिया है 280 केल्विन। कोई बात नहीं है, आसपास उसके है ना, क्योंकि 283 पे बनता है फिनॉल। अगर 283 दे देता तब तो फिनॉल बन जाता, लेकिन अगर 273 से 278 या उसके आसपास दिया हुआ है तो वहां पे बनता है पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और आप जानते हो कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr वगैरह लिखे चाहे नहीं लिखे, अंडरस्टूड है। अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड या इस प्रकार से दिया हुआ है CO2Br2, तो आप कहोगे कि यहां पे बनता है Br- न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, N2+ लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, N2+ को रिप्लेस करता है यहां पे Br- और बनता है ब्रोमोबेंजीन। तो बच्चों आपको जो पढ़ाया था हमने, 2 जगह सेंटरमेयर रिएक्शन, एक बार एमीन में और एक बार हेलो एल्केन हेलो एरीन में, अपनी कॉपी में जाकर के चेक करिएगा। जहां पे सेंटरमेयर रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाया था वहीं पे बताया था कि जब एनोलिन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड + HCl के साथ होता है, बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr कराते हैं, या डायरेक्ट क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ लिखा हुआ है, बनता है ब्रोमोबेंजीन। अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करते हैं तो बनता है क्लोरोबेंजीन। क्यूप्रस साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ केसियन करते हैं, बनता है साइनोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम होता है सेंटरमेयर रिएक्शन और इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है फिर से हम लोगों को इलिमिनेशन रिएक्शन से। देखोगे क्या कह रहा है 92 में, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्लोइंग रिएक्शन। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एल्काइल हैलाइड है और ये एल्कोहल है। आपको पता है कि जब भी किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन एल्कोहलिक मीडियम, तो एल्कोहलिक मीडियम में पाथवे होता है बच्चों E2, और E2 किसका पार्ट है? E1 हो चाहे E2 हो चाहे E1CB हो, किसका पार्ट है? ये पार्ट है बीटा एलिमिनेशन का। आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन का ही टाइप होता है E1, E2, E1CB। तो बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इन एल्कोहलिक मीडियम, बिल्कुल हम लोग कहेंगे इट इज टर्न एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां E2 पाथवे होता है। जहां से निकलेगा ब्रोमीन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन एटम। C2H5 इज ए ब्रोंस्टेड बेस, बिल्कुल सही है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ब्रोंस्टेड बेस इसको कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अ प्रोडक्ट इज 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। आपको पता है कि E2 पाथवे में जहां से निकलता है ब्रोमीन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन H+ यहां से निकल सकता है, चाहे यहां से निकल सकता है। इसका मतलब हो गया, या तो यहां पे हम लोग कहेंगे ये फॉर्मेशन करेगा 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4, ये 2 ब्यूटीन हो गया। और या तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन करेगा 1 ब्यूटीन, वो अलग बात है कि 2 ब्यूटीन अकॉर्डिंग टू सेटजेप्स रूल मेजर होगा, और 1 ब्यूटीन यहां पे हो जाएगा माइनर। इसलिए हम लोग यहां पे कहेंगे बच्चों कि सभी के सभी यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल यहां पे कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हम लोगों को जो दिया हुआ है वो आपको हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन से दिया हुआ है कंबाइंड करके। देखिए मेन डिफरेंस क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 94 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का यही है, the main difference in CX bond of haloalkane and haloarine is। बच्चों CX bond
हेलो एल्केन इज शॉर्टर देन हेलो एरिन। गलत है ना, क्योंकि हेलो एरिन का मतलब समझते हो, हेलो एरिन का मतलब होता है जो रिंग के साथ अटैच्ड हेलोजन होता है, जैसे कि ये रिंग के साथ अटैच्ड हेलोजन इस प्रकार से है, इसको कहते हैं हेलो एरिन्स। और जो आपको हेलो एल्केन है मतलब आपको इस प्रकार से एल्काइल हैलाइड है। आप जानते हो कि यहां रेजोनेंस होता है, तो जब यहां रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण हेलो एरिन्स में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। यहां रेजोनेंस नहीं होता है तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होगा। तो हेलो एल्केन में रेजोनेंस नहीं होता है इसलिए कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि हेलो एरिन्स में रेजोनेंस होता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। और जानते हो पार्शियल डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है कंपेयर टू कंप्लीट सिंगल, तो ये लॉन्गर होगा हेलो एल्केन का ना। ये गलत कह रहा है, CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन इज शॉर्टर कह रहा है, गलत है, ये लॉन्गर होगा क्योंकि कंप्लीट सिंगल है, यहां रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहां पे ये गलत है। इन हेलो एल्केन्स द कार्बन अटैच टू हेलोजन इन CX बॉन्ड इज sp3। हेलो एल्केन में बिल्कुल आप कहोगे कि ये जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है एल्काइल का वो sp3 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद sp3 while in हेलो एरिन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आप कहोगे कि हेलो एरिन का मतलब ये रिंग से अटैच्ड कार्बन जो है, रिंग से जो अटैच्ड हेलोजन है, तो रिंग से अटैच जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, बिल्कुल यहां पे करेक्ट है सेकंड वाला। इन हेलो एल्केन द कार्बन अटैच्ड टू हेलोजन इन CX बॉन्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हेलो एल्केन में कार्बन sp3 होता है और हेलो एरिन में sp2 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। CX bond in hello alkanes acquires hello arenes acquires double bond character due to higher electronegativity of X than hello alkane। गलत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण नहीं कहेंगे, रेजोनेंस के कारण कहेंगे। तो वहां पे जोर दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, गलत है, यहां पे कहना चाहिए था रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर कर लेता है, इसलिए गलत हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कारण कह दिया है। उसके बाद हेलो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन द हेलो एरिन्स ड्यू टू डिफिकल्ट इन CX क्लीवेज इन हेलो एल्केन। गलत है बच्चों, हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू हेलो एरिन, ठीक है ना। हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होता है, तोड़ना आसान होता है, और यहां रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, तोड़ना मुश्किल होता है। तो हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होता है हेलो एरिन से, जबकि ये कह रहा है कि हेलो एल्केन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एरिन। गलत स्टेटमेंट है, यहां पे मात्र एक ही सही स्टेटमेंट हुआ, सेकंड में कहने का मतलब है कि यहां पे हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडेशन होता है, हेलो एरिन में sp2 होता है। बिल्कुल आप देख लीजिए, आपका जो 94 का सेकंड ऑप्शन है वही यहां पे करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये रेजोनेंस टॉपिक का दिया हुआ है। देखोगे पूछा जा रहा है 96 नंबर क्वेश्चन में, अमॉन्ग द फ्लोइंग द लिस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। इसमें भी आप देखोगे 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, और इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, सबके सब चार्ज्ड हैं, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। आपको पता है कि 2 सेम चार्ज अगर क्लोजर होता है, पास होता है, वहां रिपल्सन होगा और वो अनस्टेबल होगा। तो 2 अनलाइक चार्ज, 2 डिफरेंट चार्ज नजदीक होता है, चार्ज का सेपरेशन कम होता है, तब होता है वो मोर स्टेबल। और 2 सेम चार्ज, 2 लाइक चार्ज दूर होता है, तब होता है वो स्टेबल। लेकिन आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में पॉजिटिव और पॉजिटिव एडजेसेंट पोजीशन पे है, बाद बाकी देखोगे सभी में पॉजिटिव और निगेटिव पास में है, वहां अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब पॉजिटिव और पॉजिटिव एडजेसेंट पोजीशन पे है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, और ये यहां पे होगा हाईली अनस्टेबल। तो यहां पे 96 का आंसर होगा 1, क्योंकि यहां पे 2 सेम चार्ज क्लोजर दिया है, बाद में की और सब में देखोगे 2 अपोजिट चार्ज क्लोजर दिया है, वहां अट्रैक्शन होगा। उसके बाद देखो बच्चों 97 में दिया हुआ है Which of the following has a strong plus I इफेक्ट। आप लोग जानते हो ना, नेगेटिव चार्ज का प्लस आई का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है न्यूट्रल से, और आप लोगों को क्लास में पढ़ाए हुए हैं कि सबसे ज्यादा प्लस आई का मैग्नीट्यूड CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, यही पढ़ा है ना। फिर 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल मिथाइल, फिर TDH ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। यहां पे सबसे ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्काइल, O माइनस का होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको कह रहा है कि व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ
थायोनिल क्लोराइड, याद आ गया ना, डार्जन्स मेथड विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, मुझे बिल्कुल यकीन है आप लोगों को याद आ गया होगा डार्जन्स मेथड कि वहां पे आप इथाइल अल्कोहल से बनाते हो इथाइल क्लोराइड। बस जैसे कि बच्चों अगर यहां पे मेरे को दिया हुआ है CH3 CH2OH और थायोनिल क्लोराइड कहने का मतलब हो गया यहां पे आपको SO2Cl, ठीक है ना, थायोनिल क्लोराइड। अब यहां पे करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर आप लोगों को रिएक्शन दिया हुआ है SOCl2 होता है, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो इस OH को रिप्लेस कर दीजिए एक क्लोरीन से, तो जैसे रिप्लेस करोगे ये फॉर्मेशन करता है सबसे पहले इथाइल क्लोराइड। बिल्कुल, इस OH को रिप्लेस करो यहां से क्लोरीन से, और यहां से एक O और यहां से एक O और एक सल्फर, तो एक सल्फर एक O ये मिल करके बना देता है यहां से SO2 गैस, ये स्किप आउट कर जाता है, और यहां से बच गया एक H और यहां से बच गया एक क्लोरीन। तो एक क्लोरीन जहां से OH निकलेगा वहां जाएगा तो इथाइल क्लोराइड, एक S एक O मिल करके बन गया SO2, एक H और एक क्लोरीन बाकी है, यानी कि बाहर हो जाता है इसके केस में HCl। इस तरीके से यहां पे बाहर कर देते हैं। और आपको पढ़ाए हुए हैं कि अगर आपको कहीं से एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो PCl3 PCl5 और SOCl2 ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड होता है वो बेस्ट मेथड होता है यहाँ पे डार्जन्स मेथड, यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ। और अगर आप यहाँ पे डाल देते हो इसके केस में पायरिडीन, तो आपको बताया था कि पायरिडीन के प्रेजेंस में होता है SN2 पाथवे, अब पायरिडीन नहीं होता है तो होता है SNI पाथवे, यानी कि इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बच्चों इसका आप देख लो कौन सा आंसर होने वाला है। इथाइल क्लोराइड HCl गलत है, इथाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस SO2 बिल्कुल यहां पे करेक्ट है, और तो कोई यहां पे करेक्ट आंसर मेरे को दिख नहीं रहा है, तो 99 का आंसर यहां पे हो जाएगा सेकंड। बातें समझ में आ गई ना? कैसा रहा आप लोगों का आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर? अच्छा लगा ना? अच्छे से आप लोग इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन का तैयारी करिए। अगले टेस्ट की तैयारी में आप अभी से ही लग जाइए। यकीन मानिए अगले टेस्ट का क्वेश्चन आप लोगों को अभी के टेस्ट से, इस टेस्ट के कंपेयर में अगले टेस्ट का क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, क्योंकि अब आप जो जाएंगे ना एक नया एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, नया अनुभव के साथ जाएंगे, आपका एग्जाम और अच्छे तरीके से जाएगा। बिल्कुल, बस इसी तरीके से ध्यान से आप लोग लगे रहिए, खूब अच्छे तरीके से पढ़िए। मैं आपको हमेशा इसी तरीके से वीडियो नया दे करके आपको सपोर्ट करता रहूंगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता रहूंगा, और जितना हो सकेगा संभव मैं नए नए चीजों को आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। ओके, तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब अपने लाइफ के प्रति ईमानदार रहिए, और अच्छे तरीके से अपने तरफ से कोशिश करते रहिए कि जितना हो सके अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।